हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन DK सर 84 में। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 12th की फिजिक्स का अगला टॉपिक। आई होप आपने पीछे के तीनों चैप्टर यानी तीनों वीडियो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज आप 3 वीडियो देख के चौथे वीडियो में आ चुके होंगे। तो आज हम चौथे वीडियो के सारी चीज़ें क्लियर बाय क्लियर, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखेंगे कल हमने यहाँ तक चीज़ें देख ली थी, यानी कल हमने कहाँ तक देखा था लास्ट में, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। कल का आंसर आपने कमेंट में नहीं दिया था, आज वो आंसर कमेंट में आप जरूर दें। जैसे हमने कल पूछा था कि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, बताओ फोकस दूरी कितनी निकाली थी, आधी होती यानी 20 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। यानी वक्रता किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो आज हम देखने वाले हैं कि इन गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यानी ये गोली दर्पण जो है उत्तल दर्पण है और जो अवतल दर्पण है ये कैसे प्रतिबिंब बनाता है, कौन कितने प्रतिबिंब बनाता है, ये चीजें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इनके नियम पढ़ने वाले हैं कि ये दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है। देखना ध्यान से। यानी कोई दर्पण जैसे गोली दर्पण हमारा है तो गोली दर्पण किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। यानी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। 3 प्रकार की किरणें आती हैं और तीनों प्रकार की किरणों में से किन्हीं 2 किरणों से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी कितने नियम हम पढ़ने वाले हैं? 3 नियम पढ़ने वाले हैं और 3 नियम में से किन्हीं 2 नियमों को लगाकर हम प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड करेंगे यानी प्राप्त करेंगे। देखते हैं आगे कैसे। यानी पहला नियम हम देखें, जैसे पहला नियम समझना ध्यान से। जैसे पहली किरण, सुनना ध्यान से, पहला नियम समझना ध्यान से कि पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। कल हमने तुम्हें मुख्य अक्ष बताया था, याद होगा। कल हमने तुम्हें 2 प्रकार के दर्पण बताए थे, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जितनी डेफिनेशन बन रही थी वो हमने दर्पण में डेफिनेशन पढ़ाई थी। उसी में एक पॉइंट था मुख्य अक्ष, याद है? मुख्य अक्ष क्या होता? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। समझना ध्यान से। अब पहला नियम हम क्या पढ़ेंगे कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, या तो जाती है और या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये देखो, जाती है तो वो अवतल दर्पण में और प्रतीत होती तो वो उत्तल दर्पण। समझना ध्यान से। अगर कोई किरण दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बस एक बात याद रखना कि अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है तो दर्पण से टकरा कर परावर्तन के पश्चात दर्पण के कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जैसे आपको ये देखा भी होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहां से हुआ परावर्तन और ये किधर चलेगी? मुख्य फोकस से। अब इसमें तो उधर कलई है तो उधर जा ही नहीं सकती, तो फिर या तो जाती है और या फिर जाती हुई प्रतीत होती। देखो ये ऐसा लग रहा है कि परावर्तन के पश्चात कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही। पहला नियम आपको क्लियर हुआ होगा। पहला नियम हमने क्या बताया कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, या फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यानी उत्तल में आती हुई प्रतीत होती है और अवतल में मुख्य फोकस से होकर जाती। पहला नियम आपका क्लियर हुआ होगा। दूसरा नियम हम देखें। दूसरा नियम हमारा कहता है कि मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर से होकर आने वाली किरण दर्पण से
परावर्तित होकर मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो नियम जो हमने पहला नियम बताया उसका ठीक अपोजिट है, समझना ध्यान से। पहला नियम हमने क्या बताया कि अगर कोई किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही तो कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। पहली बात क्लियर। अच्छा, दूसरा नियम इसका अपोजिट, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम अपोजिट है। पहला नियम, प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी या फिर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो कैसी होगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। दो नियम क्लियर। तीसरा नियम हम समझे, देखो ये मुख फोकस से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात कैसी होगी, मुख अक्ष के समांतर हो गई। कैसी होगी, मुख अक्ष के समांतर। तीसरा नियम हम देखें ध्यान से, तीन नियम बताए थे। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती, समझना ध्यान से समझना, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से होकर वापस लौट जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर यही नियम लगते हैं। दो नियम लगाकर हम ज्ञात करेंगे। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, या तो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती, परावर्तन के पश्चात ऐसा लगता वहीं से आ रही है। तो दोनों नियम क्लियर। पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम क्या था कि कोई प्रकाश की किरण अगर मुख अक्ष के समांतर गई तो कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। पहला नियम क्लियर। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। दो नियम क्लियर। तीसरा नियम, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती। तीनों नियम हमने पढ़ लिए। अब इन तीनों नियमों में से किन्हीं दो नियम को लगाकर हम प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, यानी तीनों नियमों में से किन्हीं दो नियम को लगाकर हम प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड करेंगे कि यानी प्रतिबिंब हमारा कहां पर बन रहा है। समझना ध्यान से, प्रतिबिंब हमारा कहां पर बन रहा है समझना। जैसे उत्तल दर्पण हो, जैसे हम पहले अवतल दर्पण पढ़ लें, यानी प्रतिबिंब हम पहले अवतल दर्पण द्वारा पढ़ लें कि कैसे प्रतिबिंब बनता है और कहां बनता है। समझना ध्यान से, पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लें। किसके दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। समझना ध्यान से, एक चीज समझना, जैसे हम यही समझा दे रहे हैं, जैसे हम ये समझा दें कि बताना ये कौन दर्पण है, बताओ, बोलो ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। बोलोगे कि ये तो हमारा उभरे हुए तल पर कलई है, दबी हुई सतह से परावर्तन है, तो ये दर्पण कौन कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण कहलाएगा। ये दर्पण कौन कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अच्छा, अगर हम देखें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तो तुमने देखा ये दर्पण का ध्रुव कहलाता, इधर कहीं फोकस होता था, इधर कहीं वक्रता केंद्र होता था। ठीक है, अब देखें ध्यान से, अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनाएंगे देखना। जैसे हम किसी दर्पण के सामने जितने जगह वस्तु रख सकते हैं उतने जगह उसका प्रतिबिंब बन सकता है। बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि अगर हम किसी दर्पण के सामने जितनी जगह प्रतिबिंब, जितनी जगह वस्तु रख देंगे उतनी जगह उसका प्रतिबिंब बन जाता। बात आई समझ में। तो देखें हम इसमें वस्तु कहां कहां रख सकते हैं। सबसे पहले हम, सुनना ध्यान से, सबसे पहले हम इस दर्पण के कहीं बहुत दूरी पर वस्तु रख दें, यानी अनंत पर रख सकते हैं। पहली बात, हम दर्पण से कहीं अनंत पर वस्तु रख सकते हैं। पहली कंडीशन समझना, एक एक कंडीशन पहले समझ लें कि प्रतिबिंब वस्तु को कितनी जगह रखें तो प्रतिबिंब कितनी जगह बनेगा। तो पहली बात हमारी क्या है कि हमने वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर। फिर वस्तु को एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो कहां रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये तो वक्रता केंद्र, ये फोकस है और ये ध्रुव है। तो एक कंडीशन हो गई। दो कंडीशन, पहली कंडीशन वस्तु को कहां रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन है वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। तीन कंडीशन। एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते। तीन कंडीशन देख लें। पहली कहां,
अनंत पर, दूसरी कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी कहाँ वक्रता केंद्र पर, चौथी देखो एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, 4, चौथी हो गई। ये कहाँ पहुंच गए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो चौथी हो गई फोकस के बीच में। पांचवी कंडीशन फोकस ही पर पहुंच जाएंगे, पांचवी कंडीशन क्या होगी फोकस पर। तो पहली अनंत और वक्रता केंद्र के पहली कंडीशन अनंत पर, दूसरी कंडीशन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर, चौथी कंडीशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी कंडीशन फोकस पर। छठवीं कंडीशन देखते हैं जरा, छठवीं कंडीशन देखना, ये तो फोकस है और ये ध्रुव है, तो छठवीं कंडीशन कहां रख सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। अब बोलो कहीं और कंडीशन आप बना सकते हो ऐसी, और आप एक कहीं कंडीशन बना सकते हो कि कहीं और हम वस्तु रख दें ध्रुव पर? बिल्कुल नहीं। देखो ध्रुव पर अगर आप वस्तु रखोगे तो ध्रुव कहां होता है दर्पण में, तो क्या वस्तु को दर्पण के भीतर घुस कर रखोगे? हो ही नहीं सकता, कंडीशन बन ही नहीं सकती। तो ओनली अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तु रख सकते हैं, और अगर वस्तु 6 जगह रखी तो हमारी कुछ समय पहले की बात याद करो, अगर हम वस्तु को 6 जगह रख सके हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा 6 ही जगह बनेगा। कितनी जगह बनेगा? 6। तो अवतल दर्पण हमारा कितने प्रतिबिंब बनाएगा? 6 प्रतिबिंब बनाएगा। कितने प्रतिबिंब बनाएगा? 6। अब हम एक एक करके कंडीशन देखने वाले हैं। पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनता कि नहीं, 2 नियमों को लगाकर 3 में से। दूसरी कंडीशन हम देखने वाले हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु तो देखेंगे प्रतिबिंब। तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस, पांचवी फोकस, छठवीं फोकस और ध्रुव के बीच, यानी 6 जगह हम वस्तु को रख के चेक करेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहां कहां बनेगा। तो पहली हेडिंग डाल लो कि जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो। तो पहली कंडीशन, पहली हेडिंग हम डालेंगे कि जब वस्तु हमारी कहां पर हो, अनंत पर हो। हेडिंग बनाना कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें पहली हेडिंग डालेंगे कि जब वस्तु हमारी कहां पर हो, जब वस्तु हमारी अनंत पर हो। कहां पर हो? जब वस्तु हमारी, पहली इसमें हेडिंग डालेंगे कि जब वस्तु हमारी अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर। देखें जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी है तो इसमें हम 2 नियम लगाएंगे। पहला नियम हमने लगाया कि पहली हमारी किरण मुख्य फोकस से होकर गई। कहां से होकर गई? मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। दूसरा नियम, पहली किरण मुख्य फोकस से होकर गई तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरा नियम हमने तीसरा लगाया, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट गई। अब हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें जहां पर काट जाती हैं वहीं पर तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो कोई ये दोनों किरणें हमारी बिंदु आई डैश पर मिल गई। कहां पर मिल गई? आई डैश पर। और बिंदु आई डैश पर ही हमारा क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। यानी यहीं से हम एक लंबवत लाइन खींचेंगे, वहीं हमारा क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, चाहे आप ये डेफिनेशन लिख लो, चाहे जो हम बता रहे हैं बिल्कुल आसान डेफिनेशन उसको लिखना। कैसे समझना ध्यान से, ऐसे लिखेंगे कि माना, कैसे लिखेंगे एक बार लिख लेना वीडियो पॉज कर करके। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ऐसे ही लिखना है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। इतनी बात लिख ली। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अगर ये ना लिखना तो जो हम बोले ये लिखना। अच्छा, इसके मुख्य अक्ष पर यानी अनंत पर एक वस्तु O डैश रखी है। क्या रखी है? वस्तु O डैश रखी है। क्या लिखेंगे? इसके मुख्य अक्ष के सामने अनंत पर लिखो, इसके मुख्य अक्ष के सामने अनंत पर एक वस्तु O डैश रखी, एक वस्तु O डैश रखी है। वस्तु के O डैश से चलने वाली एक किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
मुख फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इतनी बात लिख ली। ये दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं, आई डैश पर मिलती हैं। क्या लिखा? ये दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से खींचा गया अभिलंब आई डैश वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। सुनना ध्यान से, ये बात और समझा दें हम तुम्हें। जब जब हमारी वस्तु, देखो ये जो आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है, ये कैसा है? छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है। बोलोगे वास्तविक कैसे है? जब हमारी किरणें वास्तव में मिले तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता था। याद करो पुरानी बातें कि जब किरणें हमारी वास्तव में मिले तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। दूसरी बात, अगर हमारा प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बने तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मुख अक्ष के ऊपर बने तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरी बात, अगर हमारा नीचे बन रहा है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब देखो ये कैसा बन रहा है? अगर वक्रता केंद्र के उधर बने तो छोटा बनेगा, इधर बने तो बड़ा बनेगा, वक्रता केंद्र पर बने तो बराबर बनेगा। तो देखो कैसा है? छोटा है, वास्तविक है तथा उल्टा है। तो कैसा है? छोटा तथा वास्तविक तथा उल्टा है। बात आई समझ में? या फिर आप ऐसे लिख लेना कि एक बिंदु वस्तु ओ दर्पण से अनंत पर रखी है। कहां पर रखी है? एक बिंदु ओ, एक वस्तु ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी पर रखी है। ओ डैश से आने वाली एक किरणें आपस में समांतर, कैसे समांतर? कलर लिखा है, मुख अक्ष के समांतर किरणें एक मिनट ये काट लो। मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ओ से आने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर होंगी। एक किरण मुख फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। एक किरण मुख फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें फोकस तल में एक बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश पर मिलती हैं। आगे लिख लो, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है। जो वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है, क्या है? प्रतिबिंब है। कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में स्थित है तथा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। बात आई समझ में? आगे देखते हैं। आप पुरानी वाली डेफिनेशन जो हमने बोली वही लिखना है। ओके, आगे देखें। दूसरी कंडीशन पहले हमने बताई थी, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। दूसरी कंडीशन, वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो दूसरी हेडिंग डालो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। सुनना ध्यान से।